Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for the online classes of Physics grade 11. Dear students, today we are going to discuss the topic damped oscillation. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने ऑसिलेशन और सिंपल पेंडुलम और रेजोनेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने से पहले आप डैम्प का जो है वो एक लफ्ज़ी मतलब समझ जाएं। डैम्प का मतलब होता है टू डाई आउट, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, डाई आउट हो जाना। अगर कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट हो रही है तो वक्त गुज़रने के साथ साथ उसके एम्पलीट्यूड में जो कमी आती है, उसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो इसको डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। ओके, अब हम डैम्प ऑसिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच द ऑसिलेशन इज़ एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट या ऑसिलेट करती है, अगर उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट अपॉन हों तो वो जो ऑसिलेटिंग बॉडी है वो वक्त गुज़रने के साथ साथ उसकी वाइब्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। बिल आखिर वो ऑसिलेट या वाइब्रेट होते होते स्टॉप हो जाती है। इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे पेंडुलम के उसमें दी हुई है कि आप पेंडुलम को कंसिडर करें। जब ये पेंडुलम ऑसिलेट होता है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये कुछ टाइम के बाद जाके सेंटर में मीन पॉइंट पर स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो देखें, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, द टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच द ऑसिलेशन इज़ एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी डैम्प ऑसिलेशन वो टाइप होती है ऑसिलेशन की जिसमें कोई भी चीज़ जब ऑसिलेट कर रही हो तो उस ऑसिलेशन वाली चीज़ के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करती हैं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस उस ऑसिलेशन को स्टॉप करने की कोशिश करती हैं, तो इसलिए इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। The external forces tend to stop the oscillation। उन external forces की कोशिश या tend जो है वो कोशिश को कहते हैं। उन external forces की कोशिश होती है कि वो oscillation को stop कर दे। इसी वजह से पेंडुलम oscillate होते होते बिल आखिर एक जगह पर आकर stop हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है कि पेंडुलम जिस वक्त oscillate करता है तो एयर रेजिस्टेंस उसको स्टॉप करती है, ग्रेविटी उसको रोकने की कोशिश करती है। तो पेंडुलम इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये देखें, ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस किसी ऑसिलेशन वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस उस ऑसिलेशन को स्टॉप करने की कोशिश करती हैं। These external forces act as resistive forces। ये जो external forces किसी oscillation वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती हैं तो ये forces resistive forces का काम कर रही होती हैं, और यही resistive forces बिल आखिर उस oscillating बॉडी को स्टॉप करके मीन पोजीशन पर रोक देती हैं। एग्जाम्पल, an oscillating pendulum finally stops due to external forces of air resistance and gravity। देखें, वो पेंडुलम की एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जाम्पल पेंडुलम है, और जिस वक्त कोई पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होता है वो बिल आखिर एक मीन पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और उसके रुकने की वजह क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्सेस। और ये एक्सटर्नल फोर्सेस कौन प्रोवाइड करते हैं? एक तो एयर रेजिस्टेंस और दूसरा ग्रेविटी। देखें, कोई भी पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा होता है तो जाहिर है वो हवा के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा होता है, तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स वो पेंडुलम बिल आखिर उसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 वो आकर सेंट्रल पॉइंट पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पे देखें, एयर रेजिस्टेंस स्टॉप्स द पेंडुलम। तो पेंडुलम जिस वक्त ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेट करते हुए पहले उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। सो पेंडुलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, दूसरा जो टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन के बिल्कुल अपोजिट, वो है फ्री ऑसिलेशन। डैम्प का अपोजिट फ्री। In the absence of external resistive forces, the oscillation is called free oscillation. फ्री ऑसिलेशन ऑसिलेशन की वो टाइप होती है जिसमें किसी भी ऑसिलेशन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगती। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस, अगर किसी ऑसिलेटिंग बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस ना लगें, एब्सेंस का मतलब ना लगना, जब एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस किसी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगती तो वो चीज़ फॉरएवर हमेशा के लिए वाइब्रेट या ऑसिलेट करती रहेगी, इसलिए इसको फ्री ऑसिलेशन कहा जाता है। एंड इट इज़ एन आइडियल केस, और ये हमारे पास एक आइडियल केस है। दुनिया में कोई भी ऐसी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन नहीं होती जो फ्री हो, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस लाजमी लगती हैं। तो इन द वर्ड एवरी ऑसिलेशन और एवरी वाइब्रेशन इज डैम्प्ड, दिस फ्री ऑसिलेशन इज द आइडियल केस। ओके डियर स्टूडेंट्स, now we are moving to look at the graphs of damped oscillation and free oscillation। देखें फ्री ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन के ग्राफ्स कैसे होते हैं। आप पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन को देखें। याद रखें, डैम्प्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होती है जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ किसी चीज़ के ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है और बिल आखिर वो जाकर ज़ीरो हो जाता है। देखें स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर आप इस एक्सिस को, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको टाइम कंसिडर करें और इस वर्टिकल एक्सिस को आप एम्पलीट्यूड कंसिडर करें तो स्टार्टिंग टाइम पर उस ऑसिलेट करती हुई चीज़ की एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो आप देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, यानी इसकी रेंज यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम, फिर आगे जाएंगे तो वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, आगे और कम और कम और कम, कम होते 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 वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ये वो पॉइंट होता है जिस पर कोई पेंडुलम या ऑसिलेटिंग बॉडी स्टॉप हो जाती है। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन के विद द पैसेज ऑफ टाइम द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम, फिर आगे और कम होते 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 वो ज़ीरो। तो अगर आप ग्राफ को देखें, ये जो डैश लाइन दिखाई गई है ये आपको एम्पलीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन है। इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहाँ पर कम हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी और कम और कम और कम करते करते फिर एम्पलीट्यूड इतना कम हो जाता है कि वो एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है और हम कहते हैं कि वो ऑसिलेटिंग बॉडी डैम्पिंग की वजह से स्टॉप हो चुकी है। सिमिलरली फ्री ऑसिलेशन इस डैम्प का बिल्कुल अपोजिट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई डैम्पिंग नहीं हो रही, जितना एम्पलीट्यूड शुरू में था वक्त गुजरने के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड बरकरार रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कोई डैम्पिंग नहीं होती। तो ये जो डैश लाइन है ये ऊपर से नीचे नहीं आ रहा होता है, बल्कि ये टाइम वाले एक्सेस के साथ कांस्टेंट आगे की तरफ इक्वल जा रहा होता है। This is the graph of free oscillation and this is the graph of damped oscillation. Okay, dear students, I would like to wish you all the best. I hope you might have understood this topic. Let us now move forward for the MCQs. Okay, dear students, please consult page number 244 of your physics notebook. Physics textbook. We are at the page of exercise. In this exercise we will solve the MCQs first.
So this question refers to the MCQs that choose the best possible answer. ये कुछ questions दिए गए हैं, टोटल 10 questions हैं और इनमें से हर एक question के सामने कुछ 4 options दिए गए हैं, तो हम इसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है. ओके, लेट्स स्टार्ट इट डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1. ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कि रेडियो को जिस वक्त हम ट्यून करते हैं वो किस फिनोमिना की एग्जाम्पल है. होती तो वो रेजोनेंस है, क्योंकि इसको हमने रेजोनेंस में पढ़ा था, लेकिन अब ये कौन से टाइप की रेजोनेंस होती है. देखें, क्या वो मैकेनिकल रेजोनेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, म्यूजिकल रेजोनेंस या फ्री वाइब्रेशन. तो याद रखें, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. उसमें इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये अपने पास टिक कर लें प्लीज. ऑप्शन सी इज करेक्ट कि ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जाम्पल पेंडुलम की होती है, ठीक है, और म्यूजिकल रेजोनेंस की एग्जाम्पल जो है ये ऑर्गन पाइप में या बांसुरी में होती है. क्लियर. तो फ्री वाइब्रेशन तो ये बिल्कुल नहीं होती. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. और दूसरे क्वेश्चन में अब माइक्रोवेव की बात आई है. माइक्रोवेव में क्या होता है, देखें, हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोवेव में जो है वो रेजोनेंस की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना गर्म हो जाता है. वो हमने वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पानी के मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे डिस्कस की थी, तो वो असल में रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा होता है. तो द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस. ये रेजोनेंस की वजह से होती है, ठीक है. तो माइक्रोवेव ओवन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस होती है. फ्री ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन या SHM, ये तीनों ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस का ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन 2 का बी ऑप्शन करेक्ट है. क्लियर. Question 3. The time period of the same pendulum at Karachi and Murree are related as. ये क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहा है, फर्ज करें आपके पास एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम को आप कराची में ऑसिलेट करें, कराची में वो ऑसिलेट करेगा, और फिर उसी पेंडुलम को आप उठा कर ले आएँ मरी में, मरी में भी उसी पेंडुलम को ऑसिलेट करें. क्या कराची और मरी इन दोनों जगहों पर उसका टाइम पीरियड सेम होगा? नहीं होगा. उसकी ये इसका करेक्ट आंसर है कि कराची, K फॉर कराची, M फॉर मरी, टाइम पीरियड एट कराची इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड एट मरी. उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा. बी ऑप्शन को पहले आप टिक कर लें. क्वेश्चन 3 का बी ऑप्शन करेक्ट है. और ये लेस देन ये भी नहीं है, और ये 2K TOT 3K TM ये भी नहीं है. ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट. उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. देखें, वजह इसकी ये है कि कराची जो है वो इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, मरी जो है वो इक्वेटर से दूर है, नॉर्थ की तरफ है. तो कराची, बल्कि एक मिनट में आपको डियर स्टूडेंट्स ये एक चीज़ समझा देता हूँ. ये देखें ज़रा, देखें बेटा, ये दिस इज़ द शेप ऑफ अर्थ, दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल. हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, बल्कि ये इलोंगेटेड समथिंग लाइक दिस है. तो ये नॉर्थ की तरफ जो है वो ये अर्थ का रेडियस कम होता है, इक्वेटर पे रेडियस इसके मुकाबले में ज़्यादा होता है. चलें, आप इसको कहें स्मॉल r और इसको कह दें कैपिटल R. कैपिटल R इज़ ग्रेटर देन R. तो ये वाला नॉर्थ से डिस्टेंस कम होता है, और ये जो इक्वेटर पे जो रेडियस है ये ज़्यादा होता है. तो पाकिस्तान का कराची का इलाका ये इक्वेटर के नज़दीक है, जबकि मरी जो है वो नॉर्थ की तरफ है. तो इसका मतलब ये है मरी कराची के ऊपर, कराची में G की एग्जैक्टली वैल्यू 9.7 होती है, जबकि मरी में ये वैल्यू 9.8 है. अब देखें, क्योंकि मरी जो है वो सेंटर के ज़्यादा नज़दीक है, कराची सेंटर से दूर है, और जो चीज़ सेंटर ऑफ अर्थ से ज़रा दूर होगी उसके ऊपर G की वैल्यू कम होगी. तो ये बात याद रखें, कराची में G की वैल्यू 9.7 के अबाउट होती है, और मरी में ये 9.8 के अबाउट होती है. ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये 10 को क्रॉस कर जाएगी.
ओके, ड्यू टू दिस फैक्ट, अब आप देखें हम टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट, ये हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखें कराची में जो ये कराची और मरी को कंपेयर कर रहा है, कराची में जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और मरी में जी की वैल्यू कम होती है और मरी में ज़्यादा। नाउ लुक एट दिस फार्मूला, इस फार्मूले में अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर जी की वैल्यू आप अगर कराची वाली 9.7 पुट करें, फिर आप मरी वाली 9.8 पुट करें, तो g की वैल्यू अगर हम कम पुट करेंगे तो टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा, अगर g की वैल्यू ये वाली ज़्यादा पुट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर टाइम पीरियड एट कराची इज़ लेस देन टाइम पीरियड एट इज़ ग्रेटर देन टाइम पीरियड एट मरी। उसकी वजह यह है कि कराची में जी की वैल्यू कम है इसलिए टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा, मरी में जी की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए उसका टाइम पीरियड कम आएगा। तो कराची का टाइम पीरियड मरी के टाइम पीरियड से ज़्यादा होगा। अब देखें ये कौन सा ऑप्शन है, ग्रेटर वाला। डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट दिस इज़ इक्वल, ये रॉन्ग, हाँ दिस इज़ करेक्ट कि टाइम पीरियड एट कराची इज़ ग्रेटर देन टाइम पीरियड एट मरी। ये भी गलत है कि कराची में कम होगा मरी से, और 2TKT ये नहीं है। ओनली दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग इज कांस्टेंट। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कोई चीज़ जो है वो ना इंटर हो ना लीव करे किसी सिस्टम को, ठीक है। क्वेश्चन 5, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 4 का डी। क्वेश्चन 5, वाइल डिराइविंग इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम विच क्वांटिटी शुड बी केप्ट स्मॉल। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिराइव करते हुए किस क्वांटिटी को सबसे कम रखा जाता है, लेंथ, एम्पलीट्यूड, मैस या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिर्फ एम्पलीट्यूड को कम रखा जाता है। क्लियर, ये बात याद रखें कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम उसका एम्पलीट्यूड कम रखते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन 5 बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 6, if the period of oscillation of mass m suspended from a spring is 2s then the period of mass 4m will be। इसका ऑप्शन आता है 4s। ये किस तरह, ये हमारे कोर्स का नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखें जिस तरीके से हमने पेंडुलम की टाइम पीरियड पढ़ा, पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ा था t इज इक्वल टू 2πL/g, इसी तरीके से हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए इसका ये फार्मूला बनता है 2πm/k। m is the mass attached to a spring and k is the spring constant. By using this formula we can see that if the period of oscillation suspended of mass is 2 seconds then the period of mass 4m। अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है, टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है और मैस को अगर आप 4 गुना ज़्यादा करें, ये कह रहा है कि मैस को 4 टाइम्स इंक्रीज करें, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जिस वक्त ये मैस अगर मैं 4 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ तो ये बन जाएगा 2πm/k स्क्वायर रूट, और ये जो 4 है मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट। अब ये तो ओरिजिनल टाइम पीरियड ही आएगा, ठीक है। ये देखें 2 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, वो 2 के इक्वल होता है नहीं होता 2। तो इसका मतलब अगर ओरिजिनल टाइम पीरियड 2 था तो बाद में मैस को ज़्यादा करने पर उसका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो 2 का डबल क्या बनेगा फिर, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। अब देखें 4 हमारे पास कौन सा आंसर आता है। If the period of oscillation of mass suspended from a spring is 2s then the period of mass 4m will be 4s, ठीक है, ये डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन इट्स पीरियड विल बिकम, ये भी 4 टाइम बनेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ऊपर वाला मैस स्प्रिंग सिस्टम है, दूसरा पेंडुलम गिवन है। आप पेंडुलम का फॉर्मूला पुट करके इसमें लेंथ को 4 टाइम्स करें तो वो स्क्वायर रूट में 4 जो है वो डबल हो जाएगा, तो ये 2 भी डबल हो जाएगा, 4 बन जाएगा। क्लियर, ओके। क्वेश्चन 7 का डी ऑप्शन इज करेक्ट।
Question 8. To make the frequency double of a spring oscillation, we have to reduce the mass to 1/4. अब ये फिर वही बात आ गई है मैस स्प्रिंग ऑसिलेशन सिस्टम की। यहाँ पर ऊपर तो टाइम पीरियड की बात हो रही थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2π k/m करें, तो इसमें मैस को 1/4 रिड्यूस करने पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी। क्लियर? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Question 9. The restoring force of simple harmonic motion is maximum when the particle restoring force simple harmonic motion में किस वक्त मैक्सिमम होती है? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी और रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम होगी। Question 9 A part is correct. Now question 10. Two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by, इसका C ऑप्शन करेक्ट है। ये स्टूडेंट्स आपके कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन चलें ये कर लेते हैं ये इस क्वेश्चन को भी। तो ये बात याद रखें, जब दो डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनकी जो इफेक्टिव जो स्प्रिंग कांस्टेंट निकलता है वो ये फार्मूला होता है K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। इसको कहते हैं प्रोडक्ट ओवर सम का फॉर्मूला। इसको ये आप याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है। Dear students, I would like to wish you all the best. Please make it the part of your course, the part of your notebooks, and please prepare your assignments and write it on the assignment papers. Thank you very much.